नमस्कार दोस्तों, DY मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का विषय मतलब जो हमारा आज का ये गहन विश्लेषण है वो भारतीय इतिहास के एक बेहद ही शानदार अध्याय पर है, जिसे अक्सर संगम युग या दक्षिण भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल, और ये कोई सतही या साधारण चर्चा नहीं होने वाली है। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों, प्राचीन पांडुलिपियों और नई पुरातात्विक खोजों का एक ऐसा विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। सही कहा आपने। इस कालखंड की गहराई में जाना केवल तथ्यों को रटने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण इतिहास की जड़ों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ, और अगर इन ऐतिहासिक विजुअल्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो परीक्षा के नजरिए से ये विषय हमेशा के लिए दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। ये सफर कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती भी देता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड पर दक्षिण भारत का एक अत्यंत विस्तृत प्राचीन नक्शा देखा जा सकता है। साथ ही एक बेहद खूबसूरत सोने का मुकुट रखा है जो स्पष्ट रूप से एक मजबूत राजशाही का प्रतीक है। और वो जो प्राचीन सिक्के दिख रहे हैं ना, वो उस दौर की आर्थिक समृद्धि की कहानी बता रहे हैं। साथ में रखी पंख वाली कलम इस बात का संकेत है कि ये काल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि उच्च कोटि के तमिल साहित्य के विकास का भी था। ये दृश्य अपने आप में एक समृद्ध सभ्यता की पूरी तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन भौगोलिक रूप से ये स्वर्णकाल कहाँ तक फैला था? अगर इस नक्शे को ध्यान से देखें तो ये पूरा क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में स्थित था। इसे उस समय के साहित्य में तमिलकम का नाम दिया गया था और इसका समय काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। मतलब 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक। और ये जो शब्द है संगम, इसका असल में क्या मतलब होता है? संगम का शाब्दिक अवतरण कवियों और विद्वानों की सभा। इन्हीं सभाओं में कई सदियों तक महान साहित्य को रचा और मानकीकृत किया गया था। कमाल की बात है कि एक साहित्यिक सभा पूरे एक युग की पहचान बन गई। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस दूसरी स्लाइड पर बनी जो आवर ग्लास यानी रेत खड़ी है, वो समय के पीछे जाने का एक बहुत ही शानदार प्रतीक है। हाँ, और इस रेत घड़ी के बगल में एक प्राचीन टूटा हुआ मटका, शहरी ढांचे और एक कैलेंडर के 3D मॉडल भी दिख रहे हैं। ये निश्चित ही किसी बड़ी पुरातात्विक खोज, मेरा मतलब है आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किलाड़ी या किला डी की खोज है जिसने सच में इतिहास के कई पुराने अध्यायों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। पहले माना जाता था कि संगम युग की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि किलाड़ी की अत्याधुनिक कार्बन डेटिंग ने तो इस पूरे युग को 300 साल और पीछे धकेल दिया है ना, मतलब 600 BC तक। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये खोज अकाट्य रूप से साबित करती है कि जब उत्तर भारत में गंगा के मैदानों में द्वितीय शहरीकरण हो रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में भी एक बेहद उन्नत शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके साक्ष्य केवल मिट्टी में नहीं बल्कि अशोक के शिलालेखों और पेरिप्लस जैसे विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी प्रमाणित होते हैं। शिक्षा और शहरी जीवन का ये स्तर वाकई हैरान करता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये तीसरी स्लाइड किसी ज्ञान से भरे रहस्यमयी दुनिया जैसी लग रही है। यहाँ 3 काले पत्थर के विशाल स्तंभ हैं जिन पर प्राचीन लिपि उकेरी गई है। और इनके बिल्कुल बीच में एक चमकता हुआ सुनहरा स्क्रोल हवा में तैर रहा है। साथ में एक सुनहरी इंक पॉट है। ये ज्ञान के किसी बड़े संरक्षण की बात कर रहा है। ये 3 स्तंभ किन सभाओं का प्रतीक हैं? ये 3 काले स्तंभ उन 3 महान संगम सभाओं के प्रतीक हैं जिन्हें पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तमिल साहित्य में इन्हें मुच्चंगम के नाम से जाना जाता है। जहां तक मुझे याद है, पहला संगम पुराने मदुरै में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वयं महर्षि अगस्त्य थे। लेकिन दुख की बात है कि उसका कोई ग्रंथ आज बचा नहीं है। हाँ, वो एक बड़ी ऐतिहासिक त्रस्ती है। वैसे महर्षि अगस्त्य को तमिल भाषा का जनक माना जाता है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, जहां से हमें केवल तोलकाप्पियम नाम का व्याकरण ग्रंथ मिला है जो तोलकाप्पियार ने लिखा था। और जो आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में संगम साहित्य उपलब्ध है, जैसे एट्टू टोकाई, वो शायद तीसरे संगम की ही देन है जो उत्तरी मदुरै में हुआ था। बिल्कुल सही। उपलब्ध साहित्य मुख्यतः इसी तीसरे संगम से है। ये परीक्षा के लिए बहुत अहम बिंदु है। अब चलते हैं अगले पेज पर।
यहाँ चौथी स्लाइड पर एक बहुत ही खूबसूरत पारदर्शी तराजू बना हुआ है। इसके एक पल्ले पर लाल रंग का चमकता हुआ दिल रखा हुआ है, जिसे अहम या अहम कहा गया है। और दूसरे पल्ले पर एक तलवार और मजबूत ढाल रखी है, जिसे पुरम का नाम दिया गया है। ये संगम साहित्य के वर्गीकरण को बहुत प्रतीकात्मक ढंग से दिखा रहा है। तो क्या साहित्य को पूरी तरह से व्यक्तिगत और बाहरी जीवन में बांट दिया गया था? जी हाँ, अहम पूरी तरह से आंतरिक जीवन, प्रेम और निजी भावनाओं पर आधारित है। और इसमें सबसे दिलचस्प नियम ये था कि पात्रों के वास्तविक नामों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित था। भावनाओं को सार्वभौमिक रखा जाता था। बहुत ही गहरी सोच है। और पुरम बाहरी जीवन, युद्ध, राजाओं की वीरता और राजनीति पर केंद्रित था। सही कहा। और इसी साहित्यिक ढांचे के तहत 8 संकलनों का विशाल समूह एट्टुटोगई कहलाता है और 10 विस्तृत गीतों का संग्रह पट्टू पाट्टू के नाम से जाना जाता है। ये साहित्यिक वर्गीकरण बहुत ही वैज्ञानिक और स्पष्ट लगता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये 5वीं स्लाइड साहित्य के अनमोल खजाने को सामने ला रही है। एक सुनहरे कमल के फूल के ऊपर 5 प्राचीन किताबें रखी हैं, जिनके रंग बहुत ही जीवंत हैं। लाल, नीली, हरी, जामुनी और पीली। ये तमिल साहित्य के 5 महाकाव्य हैं। इनमें सबसे प्रमुख शिल्पाधिकारम है, जिसकी रचना इलांगो अडिगल ने की थी। बिल्कुल। ये कोवलन और कन्नगी की बहुत ही शक्तिशाली और दुखद प्रेम कथा है। इसकी भव्यता के कारण ही इसे अक्सर तमिल साहित्य का इलियाड भी कहा जाता है। और इसके बाद मणिमेकलाई आती है, जो शीतला सतनार की रचना है। ये बौद्ध दर्शन पर आधारित शिल्पाधिकारम की ही अगली कड़ी है। एकदम सही। इनके अलावा 3 और अन्य प्रमुख ग्रंथ भी हैं। जैन धर्म से प्रेरित जीवक चिंतामणि और वलयपति, और बौद्ध धर्म से प्रेरित कुंडलकेसी। इन महाकाव्यों की विविधता वास्तव में उस समय के दार्शनिक माहौल को बहुत अच्छे से दर्शाती है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये 6ठी स्लाइड हमें सीधे संगम काल के सत्ता के गलियारों में ले जाती है। यहाँ 3 बेहद भव्य सुनहरे सिंहासन रखे हैं और उनके ऊपर शाही प्रतीक बने हैं। पहले सिंहासन के ऊपर एक तना हुआ धनुष बाण है, दूसरे पर एक दहाड़ता हुआ बाघ है और तीसरे पर मछली का चिन्ह है। ये निश्चित ही दक्षिण भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राजवंशों की बात कर रहे हैं। हाँ, संगम साहित्य में इन तीनों को संयुक्त रूप से मूवेंदर कहा गया है। पहला है चेर वंश, जिनका शासन केरल के क्षेत्रों में था। इनकी राजधानी वांजी थी और इनका प्रतीक वही धनुष बाण है। और बाघ शक्तिशाली चोल वंश का प्रतीक है, जो कावेरी डेल्टा पर राज करते थे। इनकी राजधानी उरैयूर या पोहार थी। बिल्कुल। और तीसरा वंश था पांड्या वंश, जो दक्षिणी तमिलनाडु में शासन करते थे। इनकी राजधानी मदुरई थी और इनका शाही प्रतीक मछली था। एक तथ्य ये भी है कि पांड्य राजवंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कोरकाई मोतियों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस 7वीं स्लाइड का दृश्य इंजीनियरिंग और आस्था का बेजोड़ संगम है। यहाँ एक प्राचीन बांध का 3D मॉडल है, जिससे पानी गिर रहा है, और बगल में एक देवी की सुनहरी मूर्ति है। शायद ये कन्नगी की मूर्ति है। ये दृश्य संगम युग के महान शासकों की उपलब्धियों को समर्पित है। पहले है चोल राजा करिकाल, जिन्होंने वेन्नी के युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की और कावेरी नदी पर कल्लनई बांध बनवाया। वो दुनिया के सबसे पुराने जल प्रबंधन ढांचों में से एक माना जाता है। और दूसरे शासक चेर वंश के सेंगुट्टू वन हैं, जिन्हें लाल चेर या रेड चेरा कहा जाता था। एकदम सही। उन्होंने ही पट्टिनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें शिलप्पाधिकारम की नायिका कन्नगी की एक आदर्श पत्नी के रूप में पूजा की जाती थी। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पट्टिनपाले नामक ग्रंथ में राजा करिकाल और उनके पोहार बंदरगाह का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। वास्तुकला और साहित्य का ये तालमेल वाकई कमाल का है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वीं स्लाइड पर एक सुनहरे दिशा सूचक यंत्र या कंपास के चारों ओर 5 रहस्यमयी चिन्ह तैर रहे हैं। एक स्क्रोल, चील, तलवार, आग और एक लाल आंख। ये कोई गुप्त संगठन लग रहा है। ये प्रशासन व्यवस्था को दर्शा रहा है। शासन राजतंत्र था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। उसे फैसले लेने के लिए 5 परिषदों से सलाह लेनी होती थी। मंत्री, पुरोहित, राजदूत और सेनापति। और वो जो लाल आंख है वो निश्चित ही गुप्तचरों का प्रतीक है, जो 5वां अंग थे। संगम युग में उन्हें क्या कहा जाता था? जासूसों को उर्रार कहा जाता था।
ये उर्रार पूरे साम्राज्य में एक नेटवर्क की तरह फैले रहते थे और राजा की आंख और कान बनकर काम करते थे। मतलब आज की आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरह। सत्ता को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सुलझा हुआ तंत्र था। बिल्कुल, ये राजा और प्रजा के बीच की अहम कड़ी थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ 9वीं स्लाइड में एक 3D पिरामिड बना हुआ है। सबसे ऊपर पूरे साम्राज्य का नक्शा है और जैसे जैसे नीचे आते हैं छोटे प्रांत, प्रमुख नगर और सबसे नीचे खेत और गांव दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासन को इसी पिरामिड ढांचे में बांटा गया था। सबसे ऊपरी स्तर पर था मंडलम, यानी पूरा साम्राज्य। उसे छोटे प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें नाडु कहते थे। इसी से शायद तमिलनाडु शब्द निकला है। और नाडु के नीचे का स्तर उर होता था, जो प्रमुख नगर या ग्राम स्तर होते थे। एकदम सही। और सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण इलाके थे। बड़े गांवों को पेरूर और छोटे गांवों को सिरूर कहा जाता था। स्पष्ट प्रशासनिक ढांचा दिखाता है कि नीतियां जमीनी स्तर तक कितनी व्यवस्थित तरीके से पहुंचती थी। हाँ, ये शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 10वीं स्लाइड सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ हवा में तैरते हुए 5 अलग-अलग द्वीप हैं। पहाड़, घने जंगल, हरे भरे खेत, समुद्र तट और एक सूखा रेगिस्तान। ये संगम साहित्य का बहुत ही अनूठा पंचतिणय वर्गीकरण है। उन्होंने भूमि को उसके भूगोल के आधार पर 5 प्रकारों में बांट दिया था। ऊंचे पहाड़ों को कुरिंजी कहते थे, जहां शिकार होता था और मुरुगन देवता थे। और जंगलों को मुल्ले कहते थे, जहां पशुपालन होता था और देवता मायोन यानी विष्णु थे। धान के खेतों को मरुदम कहा जाता था। बिल्कुल, मरुदम में कृषि मुख्य व्यवसाय था और इंद्र देवता थे। तटीय क्षेत्रों को नैदल कहते थे, जहां मछली पकड़ना काम था, और वरुण देवता थे। और वो जो सूखा रेगिस्तान दिख रहा है, उसे पलई या पालय कहते थे, जहां अक्सर लूटपाट होती थी। और यहाँ की देवी कोतवई थी, जिन्हें विजय की देवी माना जाता था। प्रकृति और संस्कृति को इस तरह जोड़ना दुनिया के किसी भी साहित्य में दुर्लभ है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 11वीं स्लाइड समाज के गहरे विरोधाभास को दिखा रही है, या न्याय का तराजू है। एक तरफ शिक्षा की खुली किताबें हैं, दूसरी तरफ रूढ़िवाद की जंजीरें और आग है, और पीछे एक महिला की आकृति है। ये महिलाओं की स्थिति के उस जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करता है। एक तरफ महिलाओं को शिक्षा और प्रेम विवाह की स्वतंत्रता थी। अव्वैयार जैसी कई महान कवयित्रियों को समाज में गहरा सम्मान प्राप्त था। लेकिन तराजू का दूसरा हिस्सा बताता है कि उच्च वर्ग में सती प्रथा मौजूद थी और विधवाओं की स्थिति बहुत कष्टकारी थी। मैंने सुना है महिलाओं के जीवन को 7 चरणों में बांटा गया था। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से सबसे अहम है महिलाओं के जीवन का छठा चरण, जो 45 से 60 वर्ष की आयु का होता था। उसे तरईवई कहा जाता था। समाज का ये दो तरफा रूप आज भी इतिहास का एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल, ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। कोई भी युग बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के स्वर्णकाल नहीं बनता। 12वीं स्लाइड पर एक विशाल व्यापारिक समुद्री जहाज है। सोने के सिक्के, मोती और काली मिर्च के दाने हवा में तैर रहे हैं, और नीचे का नीला ग्रिड व्यापारिक मार्गों को दिखा रहा है। ये रोम के साथ उनके उन्नत विदेशी व्यापार को दर्शाता है। निर्यात इतना मजबूत था कि भारत से भेजी जाने वाली काली मिर्च को रोमनों के बीच यवन प्रिय कहा जाने लगा। मसालों के अलावा मोती, सूती वस्त्र और हाथी दांत भी भारी मात्रा में निर्यात होते थे। और आयात के रूप में रोम से क्या आता था? आयात में मुख्य रूप से भारी मात्रा में सोना, शराब और अरबी घोड़े आते थे। अरिकमेदु उस समय का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां रोमन साक्ष्य मिले हैं। और ग्रीक दस्तावेजों में तो अरिकमेडु को पोडुके कहा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक ताकत वाकई प्रभावशाली है। और इसी आर्थिक मजबूती ने उनकी संस्कृति को भी पोषित किया। अब चलते हैं अगले पेज पर। 13वीं स्लाइड हमारी संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़ी है। यहाँ एक नक्काशीदार प्राचीन वीर प्रस्तर है, जिस पर भाला लिए एक योद्धा बना है और नीचे ताजे फूल रखे गए हैं। ये दृश्य संगम काल के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। उस समय के मुख्य देवता मुरुगन थे। इसके अलावा विष्णु रूप की भी पूजा होती थी। चित्र में जो पत्थर है वो नडकल या वीर पत्थर है, जो वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में स्थापित किए जाते थे। मतलब शूरवीरों को समाज में देवताओं के समान पूजनीय माना जाता था। बिल्कुल। और अगर कला की बात करें तो समाज में संगीत को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। आम जनता के बीच
कुत्थू नामक पारंपरिक लोक नृत्य बहुत मशहूर था। कला और धर्म का ये सुंदर संयोजन इस सभ्यता को जीवंत बनाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब तक जिन भी तथ्यों का हमने विश्लेषण किया है उनका एक क्विक रिवीजन बहुत आवश्यक है। इस 14वीं स्लाइड पर एक बड़ा सा सुनहला प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसके आर पार तलवारें और स्क्रॉल हैं। चलिए एक क्लासरूम क्विज करते हैं। पहला सवाल, महिलाओं के जीवन का छठा चरण क्या कहलाता था? अभी हमने इसके विरोधाभास पर चर्चा की थी। 45 से 60 वर्ष की आयु के इस छठे चरण को तेरीवय कहा जाता था। बिल्कुल। और दूसरा सवाल है, राजा के प्रशासन में गुप्तचरों या जासूसों का क्या नाम था? वो जो लाल आंख वाला प्रतीक था, जासूसों को और्रार कहा जाता था। ये जासूस पूरे साम्राज्य में राजा की आंख और कान होते थे। ये रिवीजन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर देता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये हमारी अंतिम और 15वीं स्लाइड है। यहाँ एक चमकती हुई सुनहरी ट्रॉफी, प्राचीन नक्शा और सफलता के प्रतीक सितारे बने हुए हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि किलाड़ी की खोज और इन संगम साहित्यों ने इतिहास के कई मिथक तोड़ दिए हैं। बिल्कुल। जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, तब दक्षिण भारत में उन्नत शहरीकरण, उर्रार जैसी प्रशासनिक व्यवस्था, रोम के साथ व्यापार और उच्च कोटि का साहित्य अपने चरम पर था। यही इसे सही मायनों में दक्षिण भारत का स्वर्ण काल बनाता है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।